आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, आदाब। आज है अगस्त महीने का आखिरी दिन यानी 31 अगस्त और मैं नितिन ठाकुर ले आया हूं इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। बात करने वाले हैं हम आज उस अफगानिस्तान की जहां अब अमेरिकी सैनिक नहीं होंगे। क्या बदल जाएगा ये तो समझेंगे ही। साथ में भारत ने आज जो ऑफिशियल मुलाकात की है तालिबानी नेताओं से, उनके मायने भी समझेंगे। एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। नोएडा में बनी एक हाउसिंग सोसाइटी को तोड़ने का आदेश मिला है अदालत से। तो 40 मंजिला ये जो 2 इमारतें हैं वो क्यों टूट रही हैं, मामला क्या है और जिन्होंने फ्लैट खरीदे थे उनका क्या होगा, जानेंगे। इसके बाद यूपी की सियासत का जिक्र छिड़ेगा जहां मुलायम सिंह यादव और स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात ने कई सवाल पैदा किए हैं। और आखिर में जीडीपी के नंबर्स आए हैं, उन्हें समझेंगे कि इकोनॉमी क्या संकेत दे रही है अब इनके हवाले से। मगर पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास टेनकज़ई भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और शीघ्र वापसी पर मुलाकात की है। मुलाकात में उन अफगान नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों को जो भारत की यात्रा करना चाहते हैं, उनको छूट देने की भी बात हुई है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य में दही हांडी और गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाई थी, लेकिन विपक्षी पार्टियां और बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया। अब उद्धव ठाकरे ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ही पत्र लिखकर राज्यों को आयोजनों को रोकने के लिए कहा था। वो इस चिट्ठी की कॉपी दिखाने को भी तैयार है। दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम से कहा कि आपने जो किया वो साधारण अपराध नहीं है, आप जेल में रहकर इलाज कराइए। महाराष्ट्र के जलगांव में जहां 13 डेल्टा प्लस के मरीज मिले थे वो कोविड फ्री होने की राह पर है। यहां का पारोला तालुका जहां 7 डेल्टा प्लस के मरीज मिले थे वहां एक भी कोविड मरीज नहीं है। डेल्टा प्लस का हॉटस्पॉट तालुका कोविड मुक्त हो चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि जो लोग भी इन कामों में लगे थे वो अब दूध बेच सकते हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में कई दिनों से फरार चल रहे भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी ने आज सरेंडर कर दिया है। पिंकी चौधरी ने दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में सरेंडर किया। वे अपने सैकड़ों समर्थकों और गले में फूल माला डालकर सरेंडर करने पहुंचा था। टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक में आज फिर पैरा एथलीटों ने कमाल कर दिखाया है। मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता, जबकि शरद कुमार को कांस्य मिला। इसी के साथ टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। और दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। काफी लंबे समय से चोट की वजह से क्रिकेट से दूर चल रहे स्टेन ने संन्यास की घोषणा सोशल मीडिया पर की। तो अमेरिका का आखिरी सैनिक भी फाइनली अफगानिस्तान छोड़ गया। पंशीर वैली के अलावा पूरा देश तालिबानियों के हाथ में है, जैसा 20 साल पहले था। 9/11 के बाद जिस अंदाज में बुश ने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में उतारा था और ओबामा से लेकर ट्रंप ने उन्हें जमाए रखा था, तो लग तो ऐसा रहा था कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 20 सालों तक हजारों सैनिक गंवाने और 60 लाख करोड़ खर्चने के बावजूद अमेरिका को उसी तालिबान से समझौता करना पड़ा जिससे वो लड़ रहा था। ये वापसी भी शर्म से भरी है। वैसे काबुल हवाई अड्डे पर जिस तरह बम धमाकों में यूएस मरीन्स मारे गए, जिस तरह तालिबान ने अमेरिका को अफगान जमीन छोड़ने के लिए एक दिन भी फालतू मोहलत नहीं दी, और जिस तरह जो बाइडेन अपनी जनता के सवालों के सामने चुप हैं, कितनी हड़बड़ी में काबुल छोड़कर हमको मिला क्या, ये सब ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें अमेरिका बहुत कमजोर दिखने लगा है। तो सवाल इस पर करेंगे कि अब अफगानिस्तान में क्या बदलेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर भारत के मोर्चे से आई है। दोहा में भारतीय राजदूत ने पहली बार ऑफिशियली तालिबान नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने अफगान जमीन के आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल होने को लेकर चिंता जताई है। वैसे फिलहाल तक भारत का रुख तालिबान को लेकर काफ़ी सख्त था, ये हम सब जानते हैं, मगर अब इस मुलाकात के बाद भारत की पॉलिसी में बदलाव की गुंजाइश भी देख रहे हैं कुछ लोग। ये तालिबान के प्रति हमारी नरमी के संकेत हैं क्या? क्योंकि रूस, चीन, पाकिस्तान तो एक तरफ हैं। तो ये सवाल पूछा मैंने आफ्ताब कमाल पाशा से, जो जेएनयू में इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते हैं। जो दोहा में जो बातचीत भारत की तालिबान से हो रही है या अभी हुई है,
इसके बैकग्राउंड में तालिबान स्पोक्समैन और वहाँ के 2-3 लीडर उन्होंने साफ बताया था कि भारत अपनी एम्बेसी ओपन कर सकता है और जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको कंप्लीट भी कर सकते हैं और भारत के साथ तालिबान के अंडर अफगानिस्तान अच्छे ताल्लुकात स्थापित करना चाहता है। और जहां तक भारत और पाकिस्तान का तनाव है या टेंशन है या डिफरेंसेस है वो अपने हद तक रखिए। अफगानिस्तान में आपकी लड़ाई यहाँ हमारे देश में आके मत लड़िए बोल के उन्होंने साफ संकेत दिया था। उसके तहत मेरे ख्याल से अब जबकि साफ हो गया है कि अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन, तुर्की, ईरान और कई अन्य देश 20-25-30 देश के साथ और सुरक्षा परिषद में भी भारत को वहाँ के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स का व्यूज पता चल गए, क्योंकि जो भारत चाहता था रेजोल्यूशन वो अडॉप्ट नहीं हो सकी और तालिबान का कोई जिक्र नहीं हुआ जो 2 दिन पहले रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। तो इन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए भारत भी कदम रियलिस्टिकली उठाया है और बातचीत से शायद एम्बेसी खुल जाएगी और रिकग्निशन का भी मामला शायद डिस्कस होगा अगले कुछ दिनों में और भारतीय जो फंसे हुए हैं वो भी पीसफुली मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में भारत वापस आ सकते हैं। अच्छा सर, अब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में तो होंगे नहीं, आने वाला वक्त कितना मुश्किल रहने वाला है अफगानों के लिए, क्या बदलने वाला है वहां पर? देखिए, मुश्किल हालात तो मुश्किल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जापान और दूसरे देश देते थे उन पे सब वर्चुअल फ्रीज हुआ है, IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से। और उनका कंडीशन ये है कि जो सिविलियंस या जो भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं उनको जाने की इजाजत दे, परमिशन दे। दूसरा कि सिविलियन गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें मिलजुल के सरकार रिकन्सिलिएशन दूसरे गुट के साथ भी मिलके सभी माइनॉरिटीज को और एथनिक ग्रुप्स को मिला के नेशनल गवर्नमेंट सरकार बनाए बोल के वो है। और जो तनख्वाह देना है, सैलरी देना है, उनके लिए इमीडिएट रिलीफ तो अमेरिका और यूरोपियन देश शायद देंगे, क्योंकि 9 बिलियन डॉलर से ज्यादा जो अफगान गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज है वो अमेरिकन बैंक्स में फ्रोजन है। मेरे ख्याल से चूंकि अमेरिका और तालिबान बातचीत कर रहे हैं और इस्लामिक स्टेट का थ्रेट भी मौजूद है, मेरे ख्याल से इतने हालात खराब नहीं होंगे जिसका अंदेशा था। और आगे चल के अगर तुर्की या कतार एयरपोर्ट संभाल लेते हैं तो जैसे जैसे ऑपरेशंस नॉर्मल होंगे और हुकूमत सरकार बनेगी तालिबान और दूसरे गुटों के साथ, और रिकग्निशन एक एक करके चाइना हो या रूस हो या तुर्की हो या ईरान हो या पाकिस्तान हो, धीरे धीरे करेंगे, नॉर्मलाइज सिचुएशन होगा। और मेरे ख्याल से जो टेंशन की बात हो रही थी, टेररिज्म और वायलेंस और वगैरह सब, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा चढ़ा के सेंसेशनलाइज करके दुनिया पे बताया जा रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से ये नॉर्मल हुकूमत सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। अभी तक काबुल एयरपोर्ट पर विदेशी सैनिक मौजूद थे, मगर अब तो तालिबान के ही हवाले है वो भी। तो ऐसे में विदेशी नागरिकों और अफगानों के लिए भी सही सलामत बाहर निकलना बहुत मुश्किल रहने वाला है। ऐसे में भारत जैसे देश क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, तालिबान फिलहाल टेम्पररी कंट्रोल में लिए हैं, लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो रेडार और दूसरे चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, लैंडिंग इक्विपमेंट, वो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए वो तुर्की और कतार से बातचीत कर रहे हैं ताकि एयरपोर्ट जल्द से जल्द ओपन हो सके और नॉर्मल फ्लाइट्स आना जाना शुरू करें।
और जैसा कि मैं आपको बताया, आज वो तालिबान काफी देशों से बातचीत कर रहे हैं, उनको आश्वासन दिया है कि जब भी ये एयरपोर्ट नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएगा तो जो भी फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हैं या अफगान जो फॉरेन नेशनैलिटी लिए हैं उनको जाने दिया जाएगा बाकायदा। जैसा ब्रिटेन से 20,000 अफगान हैं जिनके पास पासपोर्ट दिए गए हैं बरतानिया का वहां सेटल होने के लिए, तो उनको जाने दिया जाएगा। इसी तरह अमेरिका या जर्मनी या इटाली, स्पेन, जो भी नाटो के देश वहां फौज लाए थे उन सबको पेपर्स दिए गए हैं या पासपोर्ट दिए गए हैं, वो जाना शुरू करेंगे जैसे ही नॉर्मल एयरपोर्ट फंक्शन होने लगा। लेकिन अभी तुर्की से बात तय नहीं हुई है और कतार से भी बातचीत चल रही है। कुछ समय लगेगा क्योंकि ऑपरेशन करने में वहाँ के पर्सनल, ट्रेन पर्सनल, ATS को और दूसरे टेक्निकल सपोर्ट के लिए वहाँ के लोग आएंगे, तभी वो चला पाएंगे नॉर्मल फ्लाइट्स के लिए, सिविलियंस के लिए। ये थे आफ्ताब कमाल पाशा। और बहुत सारी चिंताएं हैं अफगानिस्तान को लेकर, जिनमें एक ये भी है कि अमेरिका ने वापसी के सिलसिले में बहुत सारे मिलिट्री एसेट्स काबुल एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिए। हालांकि कई हथियारों और 73 विमानों को अमेरिकी सैनिकों ने नष्ट ज़रूर किया था, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत सारे मॉडर्न हथियार ऐसे हैं जो तालिबानियों के हाथ लगे हैं। तो इन मिलिट्री एसेट्स का तालिबान अब क्या करेगा, ये कितना बड़ा खतरा है, बता रहे हैं आज तक रेडियो के रिपोर्टर अंकित कुमार। जी देखिए, जो अभी तक जानकारी आधिकारिक तौर पे अमेरिका के रक्षा विभाग की तरफ से दी गई है, उसके हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो काबुल एयरपोर्ट पे अमेरिकी सेना छोड़ करके आई है, उसमें एक तो है जिसे हम कहते हैं काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोटर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CRAMS। ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। अगर आपको याद हो तो अभी 2 दिन पहले जो एयरपोर्ट पे हमला हुआ था उसमें इसका इस्तेमाल भी हुआ था। तो ये एक है जो काबुल एयरपोर्ट पे अमेरिका की तरफ से तैनात था। ये सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक 73 एयरक्राफ्ट, जब हम एयरक्राफ्ट कहते हैं तो यानी उसमें ट्रांसपोर्ट जेट्स हो गए, उसमें हेलीकॉप्टर्स हो गए, उसमें ट्रेनिंग जेट्स हो गए, उन 73 एयरक्राफ्ट का ब्रेकडाउन, यानी कि ये तो नहीं बताया गया है कि उनमें कौन कौन से कितने हैं, लेकिन जो हमने तस्वीरें देखी हैं उनके हिसाब से कम A-29 सुपर टुकानो लाइट अटैक प्लेन्स हैं, C-138 हर्कुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, US-60 ब्लैक हॉक्स हैं, Mi-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, और इसके अलावा L-39 जेट ट्रेनर्स हैं जिनका इस्तेमाल ट्रेनिंग में होता है। इसके अलावा जो चीजें अमेरिकी सेना वहां छोड़ के आई है वो है 70 के आसपास माइन रेसिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड आर्मर ट्रक, जिसे हम MRAPs कहते हैं, और इसके अलावा 27 की संख्या में हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज फील्ड व्हीकल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HUMVEEs कहते हैं। ये चीजें अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक अमेरिकी सेना वहां छोड़ के आई है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अमेरिकी रक्षा विभाग का, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहते हैं, उनका ये दावा है कि निकलने से पहले अमेरिकी सेना ने ये इंश्योर किया है कि इन सारे इक्विपमेंट्स को डीमिलिटराइज कर दिया गया, यानी कि जो C-130 जेट्स हैं वो उड़ नहीं पाएंगे, जो कि US-60 ब्लैक हॉक्स हैं वो उड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अपने दर्शकों को या अपने श्रोताओं को ये हम बताते चले कि इसमें जो खास बात ये है कि ये तो बिल्कुल सही है कि तालिबान हो सकता है उन चीजों को इस्तेमाल ना कर पाए जो कि हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अमेरिकी सेना छोड़ के गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा असला बारूद, एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हम कहें, वो अफगान फोर्सेस छोड़ के गए हैं इसके पहले के चरणों में, आज से पहले, जो कि फंक्शनल स्थिति में थे, जो कि डीमिलिटराइज नहीं हो पाए थे, और वो अभी तालिबान के कब्जे में है। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं उसमें हमने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स देखे हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जो कांधार का बताया जा रहा है, जिसमें एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो उस हिसाब से जो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो अमेरिकी सेना छोड़ के आई है, वो क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तालिबान उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके पहले कांधार में या बाकी इलाकों में जो अफगान सेना छोड़ के आई है, तालिबान के पास वो चीजें हैं। उनमें जो हल्के विमान है, जो हल्के इक्विपमेंट्स हैं, तालिबान उनका शायद इस्तेमाल कर ले। विशेषज्ञों का मानना है कि C-130 हर्कुलस जैसे जो बड़े जेट्स हैं वो शायद तालिबान ऑपरेट नहीं कर पाएगी।
बात अब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले की जिसकी देश भर में चर्चा है और आपको उसके बारे में जानना ही चाहिए। नोएडा में सुपरटेक ने एमरल्ड्स नाम से 40 मंजिला 2 रिहायशी इमारतें बनाई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश दिया है। यह भी कहा कि अवैध निर्माण कंपनी के अधिकारियों और नोएडा प्राधिकरण के अफसरों की मिली भगत से हुआ। 2 महीनों में ये इमारतें गिराई जाएंगी, जिसका खर्च सुपरटेक को उठाना है। इसके अलावा जो फ्लैट्स बेचे गए थे उन ग्राहकों को 12% इंटरेस्ट लगाकर कंपनी पैसा भी वापस करेगी। अब समझने वाली बात यह है कि सुपरटेक के मामले में एग्जैक्टली क्या कानूनी समस्याएं थीं जिनकी वजह से ये इमारतें गिराई जानी हैं। हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से, जो इस केस को कवर कर रही हैं। देखिए, सुपरटेक ने जो एमरल्ड कोर्ट अपनी डेवलपमेंट बना रहे थे उसमें 15 बिल्डिंग्स का उनको सैंक्शन मिला था नोएडा अथॉरिटी से, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये टावर 16 और 17 जो कि 40 फ्लोर की बिल्डिंग उन्होंने खड़ी कर दी। उसके ऊपर काफी सवाल खड़े हुए थे। 2012 से लेकर इसमें लिटिगेशन चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये माना है कि सुपरटेक ने जो सैंक्शन प्लान पास करवाए वो भी गलत पास करवाए। सैंक्शन प्लान पास होने ही नहीं चाहिए थे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। और तीसरी चीज ये कि जो ये बिल्डिंग बनी वो एमरल्ड कोर्ट की जो जगह थी उसमें से बनी, इसलिए जो रेजिडेंट्स हैं, जो ओरिजिनल परचेजर्स हैं, घर जिन्होंने खरीदे हुए थे, उनकी अप्रूवल की जरूरत थी, उनकी हाँ की जरूरत थी ये जगह पे कंस्ट्रक्शन करने से पहले, जो कि नहीं किया गया। उसके अलावा बिल्डिंग अथॉरिटी के रूल्स के हिसाब से जो नक्शा आपको दिखाना होता है, कोई अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही होता है तो उसका नक्शा आपको डिस्प्ले करना होता है ताकि कोई किसी को अगर ऑब्जेक्शन रखना हो तो वो कर सके, वो भी नहीं किया गया। फायर सेफ्टी यानी कि आग से बचने के जो प्रावधान रखने होते हैं वो भी नहीं किए गए। ये बिल्डिंग इस तरह से बनाई गई कि अगर आग लग जाए तो बहुत भयावह घटना हो सकती है। तो इन सब चीजों को साथ में रखते हुए कोर्ट ने आज ये कहा है कि सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी ने मिल के ये नाजायज बिल्डिंग, नोएडा अथॉरिटी ने ये नाजायज बिल्डिंग बनने दी और सुपरटेक ने सारे कानूनों का उल्लंघन करते हुए ये नाजायज बिल्डिंग बनाई। इसलिए ये 40 माले की जो 2 बिल्डिंग्स बनी हैं इनको तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इनफैक्ट कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि सारी गलती सुपरटेक की थी तो बिल्डिंग को तोड़ने के और मलबा उठाने का सारा पैसा सुपरटेक देगी और ग्राहक जिन्होंने इन दोनों बिल्डिंग में घर खरीदे थे उनको भी सारा पैसा वापस किया जाएगा और 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाएगा। अनीशा, क्या ग्राहकों के पास कोई मौका था कि वो इस इमारत की लीगल वैलिडिटी परख सकते थे? देखिए, बायर्स भी अलग अलग तरह के, कुछ वो लोग हैं जिनको धोखे से बिल्डिंग में घर बेचे गए, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन रेज किए थे कि अगर ये बिल्डिंग में कुछ इलीगैलिटी है तो हमें हमारा पैसा वापस कीजिए। एमरल्ड कोर्ट जो पूरी टाउनशिप बन रही थी उसकी जो RWA है उन्होंने कई साल तक इसमें ये कानूनी लड़ाई लड़ी है कि जो हमारी टाउनशिप का, हमारी कॉलोनी का प्लान था उसको नाजायज तरीके से बदल कर वहां पे ये 40 माले की बिल्डिंग खड़ी की गई। तो ये दोनों चीज, इन दोनों तरफ से तो सवाल उठे ही। हालांकि इस जजमेंट में एक बात ये भी है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए, ग्राहकों की पावर के लिए एक चीज ये कोर्ट ने जरूर बोली है कि अगर कोई टाउनशिप इस तरह की बन रही है, कोई कंस्ट्रक्शन इस तरह की हो रही है, तो जो कॉमन एरियाज हैं यानी जो खुले जगह है उस टाउनशिप की, उसमें अगर कोई भी बदलाव हो रहा है तो वो ऐसा कुछ करने से पहले आपको ग्राहकों की सहमति लेनी जरूरी है। ये एक बात कोर्ट ने दोबारा से कही है। हालांकि ये बिल्डिंग रूल्स में है कि आपको RWA की परमिशन लेनी है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं किया गया, इस वजह से भी कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो ये ग्राहकों के लिए काफी राहत की बात है। अच्छा, इस घटना से इतर फ्लैट खरीदने से पहले कौन से कानूनी पहलू हैं जिनका ध्यान खरीदारों को रखना चाहिए? देखिए, खरीदारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बिल्डिंग का जो नक्शा है वो कब पास हुआ, किस तरह से वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू की गई और बिल्डिंग का नक्शा जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है या नहीं। क्योंकि इधर आप अगर ये देखें तो यही हुआ कि बिल्डिंग का नक्शा पास होने से पहले ही उन्होंने खुदाई शुरू कर दी और कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी, जो कि इलीगल है। बिल्डिंग का नक्शा पैसे खिलाकर पास करवाया गया, जो कि
गैर कानूनी है। और जो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो रूल है कि आपको नक्शे को और प्लान, सैंक्शन प्लान को बाहर दिखाना है जरूरी, ताकि सबको पता रहे कि क्या बन रहा है, और इधर यहाँ पर सुपरटेक ने ऐसा नहीं किया। तो वो भी, जो भी खरीदार कोई अगर घर खरीदने जाए तो ये जरूर देखे कि बिल्डर जो है वो साफ तौर पे सारे कागज आपको दिखा रहा है या नहीं, क्योंकि अगर कागज नहीं दिखाए जा रहे हैं तो पूरी संभावना है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। साथ ही में अगर RWA वहाँ की जो है उनसे भी बात करना जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि कुछ ऑब्जेक्शन या कोई लड़ाई झगड़ा तो उसमें नहीं चल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, ये कोई भी अगर कोई नया घर खरीदने जाए तो देखना जरूरी है। नोएडा से चलते हैं लखनऊ, जहां प्रदेश की सियासत में नए पेचोखम डाले जा रहे हैं। नेताओं की औपचारिक मुलाकातों के मायने निकल रहे हैं। इसी सिलसिले में कल मुलायम सिंह यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की भेंट हुई। कहने को तो कहा जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह मुलायम सिंह को कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा के लिए आमंत्रित करने गए थे, जो आज ही थी। वैसे स्वतंत्र देव ने कुछ ही दिन पहले मुलायम और अखिलेश को कल्याण सिंह की शोक सभा में शामिल न होने पर घेरा भी था। खैर, मुलायम ने स्वतंत्र देव को सपा में आने का ऑफर देकर इस सो कॉल्ड औपचारिक मुलाकात को और रोचक बना दिया है। अब सवाल यह है कि सपा की तरफ से मिले इस न्योते के क्या मायने हैं। ये पूछा मैंने यूपी की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले हमारे साथी कबूल अहमद से। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सहमत चल रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कल्याण सिंह के निधन पर की श्रद्धांजलि सभा में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से निशाना बनाया दोनों नेताओं को, और ये बताने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी दरअसल ओबीसी विरोधी है। तो अब ऐसे में एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह ने खासतौर से जाकर एक मैसेज ये देने की कोशिश की कि देखिए, आप भले ही कल्याण सिंह के निधन में की श्रद्धांजलि सभा में न शामिल हों, लेकिन हम आपके हाल चाल और जानने आए हैं, और ये साथ साथ एक श्रद्धांजलि सभा के लिए निमंत्रण भी देने आए हैं। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि भारतीय जनता मतलब सपा भले ही उनके नेताओं से दूरी बना के रखती हो, लेकिन वो जो है राजनीति में वैचारिक मतभेद तो रखती है, लेकिन मनभेद नहीं रखती है, और बीमारी और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहती है। इस तरह से वो एक पॉलिटिकल गेन करना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो मैसेज देना चाह रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से ये कह दिया गया अचानक कि नेताजी ने स्वतंत्र देव सिंह को सपा में शामिल होने का न्योता दे दिया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस वक्त पूरी चुनाव की लीड कर रहे हैं। ऐसे में वो हाशिए पे नहीं है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह जिस समुदाय से आते हैं वो ओबीसी समुदाय, जो खासतौर से यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला जो है समुदाय है, उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो और एक समय जब मुलायम सिंह का दौर हुआ करता था, तो मुलायम सिंह बेनी प्रसाद वर्मा और के जरिए एक यादव और कुर्मी का कॉम्बिनेशन बना के रखे थे, खासतौर से ओबीसी का। वो बेनी बाबू के निधन के बाद से सपा में वो हुआ है। अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम को जरूर बनाया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं। तो समाजवादी पार्टी एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, और खासतौर से वो स्वतंत्र देव सिंह के बहाने जो कुर्मी वोटर है या ओबीसी वोटर है, उसको भी एक मैसेज दिया कि देखिए, हम जो है कुर्मी समुदाय के कैसे अहमियत रखते हैं, उन्हें मतलब अखिलेश यादव नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव भी चाहते हैं कि सपा में आ जाए। तो ये दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम कल्याण सिंह के श्रद्धांजलि सभा में मुलायम सिंह को निमंत्रण देते हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो एक बार फिर से उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह सेल्फ गोल खेल के भारतीय जनता पार्टी को ही उस पे डाल दिया है कसमकस में, तो पूरा जो विचार विमर्श था वो सपा कल्याण सिंह और मुलायम सिंह की बजाय स्वतंत्र देव सिंह के इर्द गिर्द जो है पूरा सिमट गया। अच्छा कबूल, स्वतंत्र देव सिंह हो या सुनील बंसल हो, उनके ताज़ा ट्वीट्स देखें तो खास तौर पर यादव कार्यकर्ताओं का जिक्र खूब मिलता है। क्या बीजेपी की सपा के परंपरागत वोट बैंक में ये सेंधमारी की कोशिश है, और इसके कामयाब होने के कितने आसार दिख रहे हैं? दरअसल इसको आप ऐसे देखें कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी, तो गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो दलित को साथ एक कॉम्बिनेशन बना के उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से 50% से ज्यादा वोटों को टारगेट रखा है, क्योंकि पिछली बार 41% वोट आए थे,
इस बार भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा वोट का टारगेट लेके चल रही है। ऐसे में जो उसका पुराना वोट था उसके साथ साथ इस बार वो कोशिश में है कि कुछ एक बड़ा तबका यादवों का भी उनके साथ आ जाए। इस बात का जिक्र स्वतंत्र देव सिंह ने खुद आज तक के कार्यक्रम में किया था कि हम यादवों को लेके एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं और हम उसमें तमाम यादव बड़े समुदाय के बड़े नेताओं को शामिल करेंगे। और ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद से ही कि जहाँ पे जो सीटें ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश की करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं सकी है और 2017 में भी नहीं जीत पाई थी। तो वो सीटें ऐसी हैं जो यादव और मुस्लिम बाहुल की सीटें हैं। तो उन जगहों पे एक तरह से एक अपनी आधार को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई कोशिश करती रही है और मैसेज देती रही है। लेकिन उसके साथ साथ योगी सरकार में जिस तरह से एक आरोप लगते रहे हैं कि यादव समुदाय के ऊपर जो है काफी वो निशाना बनाया गया, उनको कई टारगेट किया गया, वो भी है। तो अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी यादव वोट को लेके तो कर रही है, लेकिन यादव वोट कितना आएगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन 2019 और 2017 के चुनाव में यादवों का एक तबका तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था। इस बात ये आंकड़ा खुद CSDS की रिपोर्ट से भी साबित होता है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस वोट को और ज्यादा नहीं चाहती, क्योंकि उसको मालूम है अगर हमें सपा को उत्तर प्रदेश में कमजोर करना है तो उसका जो कोर वोट बैंक है यादव समुदाय, उसको उसका एक बड़ा हिस्सा अपने साथ लाना है और उसके लिए वो कोशिश करती रही है। देश कोरोना महामारी से उबरता दिख रहा है और देश की इकोनॉमी भी उसी रास्ते पर है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े आ गए हैं। पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 21% रहा। हालांकि आरबीआई ने 21.4% का अनुमान रखा था, लेकिन पिछले साल की बात करें तो उस मुकाबले काफी ठीक रहा सब कुछ, क्योंकि पिछले साल पहली तिमाही में ये जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में 23.9% थी। तो जीडीपी के आंकड़े कितने उम्मीद के मुताबिक रहे और आम आदमी के लिए इसके मायने क्या हैं, हमने पूछा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी से। आपका सवाल 2 बिंदुओं पर आधारित है। पहला तो ये कि जीडीपी के आंकड़े अपेक्षा के कितने अनुरूप रहे। तो ये माना जाना चाहिए और ये कहना उचित होगा कि जीडीपी के आंकड़े अपेक्षा के इसके अनुरूप ही रहे, जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने और विभिन्न जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकरेजेस हैं, जिन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया था। 18 से 21% के रेंज के बीच ये प्रोजेक्शन दी गई थी और पहली तिमाही का जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है वो उसी रेंज के आसपास है। तो ये कहना उचित होगा कि जीडीपी के आंकड़े अपेक्षा के अनुरूप हैं। इनफैक्ट ये भी कहना उचित होगा कि अगर ये दूसरी लहर, इतनी भयावह दूसरी लहर नहीं आई होती तो हमारी अर्थव्यवस्था इस क्वार्टर में थोड़ी और अच्छी कर सकती थी। आपके सवाल का जो दूसरा बिंदु है कि आम आदमी के लिए इसके लिए क्या मायने हैं, उस पर चर्चा के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉमिनल जीडीपी है जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से 31.7% देखा गया है और रियल जीडीपी 20.1% है, जैसा कि हेडलाइंस में आज सब जगह है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच में इतना अंतर होता है, पॉजिटिव गैप इतना ज्यादा होता है, तो ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में प्राइस राइज यानी इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है और आम आदमी पे जाहिर सी बात है कि हाई प्राइसेस का प्रभाव जाहिर सी बात है कि पड़ेगा और सरकार को भी देखना होगा कि इससे बचने के लिए, इन्फ्लेशन से बचने के लिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर से बचने के लिए किस तरीके की नीति अपनाई जाए। चलिए ठीक है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ का 21% होना क्या इकोनॉमी की रिकवरी के संकेत दे रहा है? जाहिर सी बात है कि जब हम 20.1% ग्रोथ की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में ग्रोथ की बात हो रही है। लेकिन जब इन आंकड़ों को हम थोड़ा और नजदीकी से देखें तो हमें ये भी समझना होगा कि ये जो ग्रोथ का आंकड़ा आया है, ये जो जीडीपी का आंकड़ा आया है, इसमें लो बेस इफेक्ट काफी ज्यादा है। यानी कि पिछले साल इसी तिमाही के कंपैरिजन में के तुलना में पिछले साल -23-24% के आसपास जो जीडीपी की ग्रोथ रही है, वो उस बेस इफेक्ट का ये परिणाम है कि अर्थव्यवस्था में 20.1% का उछाल देखा जा रहा है। जहां मैंने ये बात कही वहां ये भी बताना बहुत जरूरी होगा कि अभी भी अर्थव्यवस्था
2019-20 में इसी तिमाही में जो 19-20 में जो जीडीपी का साइज था वहां तक नहीं पहुंची है। और भी एक दो आंकड़े जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो ये है कि जैसे आप देख लें कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 18 लाख करोड़ के आसपास इस तिमाही में रहा है। अगर इसकी तुलना हम पिछले साल की इसी तिमाही से करें तो ये बेशक ज्यादा है, लेकिन 2019-20 से अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो कम से कम 2-2.25 लाख करोड़ की वहां कमी देखी जा रही है। इसी तरीके से जो दूसरा बहुत मेजर इंडिकेटर है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें भी इस वर्ष जो है अप्रैल जून की तिमाही में पिछले साल से ज्यादा आंकड़े देखे गए हैं, लेकिन वो 2019-20 की तुलना में अभी कम है। जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था पटरी पे वापस आ रही है, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था का जो साइज है, द साइज ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, उसको अभी टाइम लगेगा और वो अभी शायद 2019 की तुलना से अभी कम है। और आगे इस साल उम्मीद ये है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने रिफॉर्म मेजर्स लिए हैं हो सकता है उसका परिणाम आए और ये देखना होगा कि 2019-20 के लेवल पर या उससे ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था कब होती है। तो अब विदा लेने का वक्त। radio@aajtak.com पर मेल करके बताइएगा कैसा लगता है हमारा शो आपको। और अब तो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां भी बता सकते हैं 9953323303। आज तक रेडियो के पेज के अलावा हम आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिलेंगे। वहां आइएगा, हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू ने, साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।